12वीं करते ही रचना के माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वैसे भी गांव में लड़कियों की जल्दी ही शादी कर दी जाती थी। कोई अच्छा घर परिवार मिले तो जल्दी इसके हाथ पीले कर दें। राम सिंह जी मन ही मन सोच रहे थे कि तभी उनके एक रिश्तेदार का फोन आ गया। फोन उठाते ही उसने कहा, आप रचना बिटिया के रिश्ते की बात कर रहे थे ना? मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का भी पढ़ा लिखा है और खुद का बिजनेस है। लड़के के चाचा चाची को रचना बिटिया की फोटो पसंद आ गई है। वो आप सबसे मिलना चाहते हैं। ये सुन राम सिंह जी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा, तो देर किस बात की, आप कल ही उन्हें ले आइए। उधर लड़के के चाचा चाची सुमित को एक बार लड़की देखने के लिए कह रहे थे, पर सुमित अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। सुमित के माता पिता नहीं थे। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। चाचा चाची उसे कोई खास पसंद नहीं करते, केवल उसकी जायदाद हड़पना चाहते थे। उनके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी कि गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की आएगी तो वो हमारे काम में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करेगी। उस गवार को हम अपने तरीके से नचाएंगे। ये सब सोचते हुए सुमित की चाची सुमित के सामने अपनी इमोशनल नाटक शुरू करते हुए बोली, अरे बेटा, हम तो तेरा भला चाहते हैं। गांव की सीधी सादी लड़की आएगी तो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी, पर हम लोग कौन से तुम्हारे माता पिता हैं जो तुम हमारी बात मानोगे। चाची की बात पर सुमित मना नहीं कर पाया और उनके साथ जाने के लिए हाँ कर दी। इधर गांव में खबर दे दी कि कल लड़के वाले आ रहे हैं, तो रचना के घर पर भी जोरों शोर से तैयारियां शुरू हो गईं। दूसरे दिन सुमित और उसके चाचा चाची रचना के घर पहुंच गए और लड़की को देखते ही उन लोगों ने पसंद कर लिया और रिश्ता पक्का कर जल्दी ही शादी का मुहूर्त भी निकलवा लिया। 15 दिन बाद की शादी तय कर दी। सब कुछ इतना जल्दी होते देखकर सुमित के मन में थोड़ा शक हो रहा था कि अचानक से चाचा चाची को इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है और शादी को लेकर कुछ ज़्यादा ही उतावले हो रहे हैं। कुछ तो दाल में काला जरूर है। देखते देखते 15 दिन निकल गए। शादी गांव में सादे तरीके से हो गई। रचना जो एक बार ससुराल आई तो ससुराल की होकर रह गई। माँ बाप ने भी कोई सुध नहीं ली। भाई भाभी तो अपने में ही मस्त रहते थे। इधर रचना को भी सुमित से इतना प्यार सम्मान मिल रहा था और अपनी पढ़ाई के चलते उसे भी ज़्यादा याद नहीं आती। लेकिन इधर सुमित के चाचा चाची के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। सुमित के ऑफिस जाने के बाद चाची ने रचना को परेशान करना शुरू कर दिया। वो जब भी पढ़ने बैठती तो उसे कोई ना कोई काम के बहाने से उठा देती। पूरे दिन भर उसको काम में लगाए रखती, जिसके कारण रचना पढ़ ही नहीं पाती थी और शाम को थकी हारी सो जाती। एक दिन सुमित ने रचना से पूछा कि तुम ठीक तो हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पढ़ते हुए भी नहीं दिखती हो। तो रचना ने उसे सब कुछ बता दिया कि आपके ऑफिस जाने के बाद चाची मेड से काम नहीं कराती, मुझसे काम कराती है। ये सुन सुमित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने अभी तक बताया क्यों नहीं? चलो अपनी पैकिंग करो, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? रचना ने सवाल किया। तो सुमित ने कहा, ऑफिस के पास हमारा एक और बंगला है, हम वहाँ रहेंगे। अगले दिन सुबह ही सुमित ने किसी से कुछ नहीं कहा और रचना को लेकर वहाँ से चला गया। चाचा चाची बस तिल मिलाकर रह गई। अब वो दोनों वहाँ अच्छे से रहने लगे, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुमित को ऑफिस में काम करते हुए अचानक सर में दर्द होने लगा और खांसी के साथ ब्लड आ गया। यह देख सुमित घबरा गया। ये क्या हो गया मुझे? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। संजय सुमित का बहुत अच्छा दोस्त था जो उसी के साथ ऑफिस में काम करता था। उसने सुमित की ऐसी हालत देखी तो बोला, क्या हुआ सुमित, तबीयत ठीक नहीं है क्या? चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। तो सुमित ने कहा, कुछ नहीं हुआ, शायद काम का प्रेशर ज़्यादा हो गया है, नींद भी पूरी नहीं हुई, आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। पर ऐसे कैसे, तुझे ब्लड आ रहा है? संजय ने कहा तो सुमित बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो,
यहाँ किसी को मत आने देना, मैं आराम करूँगा। ठीक है, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ, कहकर संजय वहाँ से चला गया। कुछ ही दिन हुए कि सुमित को अपने शरीर में बहुत कमजोरी लगने लगी। कभी कभी नाक मुंह में खून आने लगता तो उसने सोचा मुझे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, बात शायद कुछ और है। वो अपने दोस्त संजय को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा कि सुमित ने इलाज में देर कर दी। साफ साफ बताइए डॉक्टर साहब, क्या हुआ है, मुझे टेंशन हो रही है, सुमित ने घबराकर कहा। तो डॉक्टर बोला, दरअसल बात यह है कि आपको ब्लड कैंसर हुआ है और वो भी लास्ट स्टेज पर है। यह सुनकर तो सुमित हैरान रह गया। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी संजय ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब, कुछ भी मत बोलिए, एक बार फिर से रिपोर्ट चेक करिए, आपको शायद कुछ गलत फहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, इनके पास बस कुछ दिन हैं, ये आराम करें और अपना ध्यान रखें, डॉक्टर ने कहा। तो सुमित के दोस्त संजय ने कहा, डॉक्टर, हम यहाँ से बाहर कहीं और दिखा सकते हैं जहाँ इसका बेहतर इलाज हो सके। आजकल कोई बीमारी इतनी बड़ी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो, हम विदेश में दिखा सकते हैं, संजय ने घबराकर पूछा। तो डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल इलाज है, पर यह शुरुआत में होता तो भी संभव हो सकता था, पर आई एम सॉरी, ये उनकी पूरी बॉडी में फैल चुका है। आप कहीं भी ट्रीटमेंट लें, इसका इलाज यही है जो आपको मैं बता रहा हूँ, और सब ईश्वर की मर्जी है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, दवा दुआ दोनों लगती हैं। मैं दवा दे रहा हूँ, आप दुआ कीजिए कि ये जल्दी ठीक हो जाएं। मैंने इनके सामने सारी बातें इसीलिए बताई हैं क्योंकि सुमित जी का मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। गॉड ब्लेस यू सुमित जी, हिम्मत रखिए, दुनिया में चमत्कार भी बहुत होते हैं, बस ये ट्रीटमेंट आज से शुरू करें। सुमित का तो सिर घूम रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। संजय हिम्मत कर उसे ऑफिस ले गया क्योंकि अभी घर जाने की स्थिति में नहीं था। ऑफिस में संजय ने उसे केबिन में बिठाया, पानी पिलाया। सुमित, सब ठीक हो जाएगा, आज के समय में हर बीमारी का इलाज है, तुम भी ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो। इतना सुनते ही सुमित संजय के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। क्यों संजय, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? पहले मेरे माता पिता को छीन लिया और अब ये बीमारी। मेरी उम्र ही क्या है, अभी 25 साल का ही तो हुआ